गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम। तो यह जो चैप्टर है, ये जो विषय है, ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है पॉइंट गेट के लिए, आईएएस के लिए, एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए और आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड ये जो विषय है सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग का पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। पहला चैप्टर जो है मेरा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल पहला चैप्टर है मेरा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिर है आपका स्ट्रेस के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर स्ट्रेन के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर आपका क्या बोलते हैं इंक्लाइंड स्ट्रेस के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर आपका स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर आपका तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ा जाएगा। तो सोम इसमें आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, आपको हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट से क्लियर किया जाएगा और साथ में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक चैप्टर, तो उससे रिलेटेड फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया जाएगा। प्रीवियस ईयर जैसे हर फील्ड में, जैसे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर, गेट का प्रीवियस ईयर इस चैप्टर से, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर इस चैप्टर से पूरा इसमें सोल्व किया जाएगा। तो पहले हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है, इसमें अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के लिए अगर हम कोई सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि उसके चीज़ के बारे में पहले जानेंगे। तो पहले जानेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। तो जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में जानेंगे, तो वही मेरा टॉपिक है पहला, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जब हम लोग मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में जान जाएंगे, तो फिर एक मेरा टर्म मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स भी आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या हो जाता है, फिर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो ये सब जो आपका है टॉपिक है, ये पहला चैप्टर हो गया आपका, और इसका उसका सब टॉपिक होने लगा। तो इसी को अब हम लोग डिटेल से पूरा पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहला है मेरा चीज़, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए, इसमें एक टर्म आ रहा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जैसे हर आदमी का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। जैसे कोई आदमी का स्ट्रेंथ होता है कि 5 बजे उठ जाना, कोई आदमी का स्ट्रेंथ होता है 12 बजे तक जागे रहना। तो वो हर आदमी का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो आप अपने आप को जगा ले रहे हैं 5 बजे, वही आपको स्ट्रेंथ कहला रहा है। और आप अपने आप को 12 बजे तक जगा ले रहे हैं, वही आपका स्ट्रेंथ कहला रहा है। तो मान लीजिए ये मटेरियल है, यह मटेरियल है, यह हम लोग इस पर लोड अप्लाई किए, ठीक है। जब लोड अप्लाई किए और इतना लोड में ये टूट नहीं रहा स्ट्रक्चर, यानी इस लोड को यह स्ट्रक्चर क्या कर ले रहा है, कैरी कर ले रहा है, अपने अंदर समा ले रहा है। इसका इंटरनल फोर्स अपना ऑब्जेक्ट अपने ऊपर लगा रहा है, और ये मेरा जो हाथ है इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। तो ये जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो हाथ इस पर लगा रहा है, और इसका जो अपना इंटरनल फोर्स है, वो मेरा एक्सटर्नल फोर्स से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो देखिए, जब मेरा ये एक्सटर्नल फोर्स इसका इंटरनल फोर्स के से क्या होगा, छोटा होगा या इसके बराबर होगा, तब मेरा स्ट्रक्चर जो है, जो मेरा मटेरियल है,
वह टूटेगा नहीं। और यही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह देते हैं। अगर मेरा जो एक्सटर्नल लोड हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नल लोड जो है वो मेरा इंटरनल लोड जो ये ऑब्जेक्ट लगाता है अपना जो इसका स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ से अगर मेरा ज़्यादा हो जाएगा तब यह स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि अल्टीमेट रेसिस्टिंग कैपेसिटी टू अवॉइड द फेलुअर इज नॉन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैंने कहने का मतलब है कि लास्ट तक जो अपना क्षमता को बनाए रखता है वही चीज़ स्ट्रेंथ होता है। जैसे मान लीजिए आप 5 बजे तक जागना है आपको, आप 5 बजे जग जाते हैं तो वही आपका स्ट्रेंथ है। अगर 5 बजे से आपका 6 बजे हो जाए, 7 बजे हो जाए, 8 बजे हो जाए, तो ये चीज़ आपका स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि आप 5 बजे अपना बनाए हुए अवस्था को, तो वही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रेंथ कह देते हैं। तो बात समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है, कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे, तो जब बॉडी का जो इंटरनल फोर्स होता है वह आपका क्या होता है, उससे अगर कम होगा या उससे इक्वल होगा तब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, यानी अपना स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा। लेकिन क्या होगा कि जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा इसका इंटरनल रेसिस्टिंग कैपेसिटी से, तब क्या होता है कि मेरा वो स्ट्रक्चर अपना स्ट्रेंथ को खो देता है। तो लास्ट कंडीशन तक जो अपना स्ट्रक्चर अपना स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, अपना क्वालिटी को, अपना स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह देते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन एन external forces acts on a body, the body tends to undergo some deformation due to cohesion between molecules. The body resists deformation. This resisting by which material of the body oppose the deformation is known as strength of मटेरियल। चलिए देखिए, तो व्हेन ए एक्सटर्नल फोर्स, जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे लगाते हैं, द बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है और इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका डिफॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉडी का जो शेप होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। जितना भी हो सकता है तो कुछ ना कुछ ये अपना ओरिजिनल पोजीशन है, ये बॉडी का क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है, और ये बॉडी का क्या है, डिफॉर्म्ड पोजीशन है, डिफॉर्म्ड
पोजीशन। डिफॉर्म पोजीशन कब होगा आपका, जब लोड लगने के बाद स्ट्रक्चर क्या करता है, अपना पोजीशन को चेंज करता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफॉर्म्ड पोजीशन। और जो एक्चुअल जो होता है स्ट्रक्चर का वो होता है ओरिजिनल पोजीशन। तो देखिए पहले आपका इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स है ये, एक्सटर्नल फोर्स, ये भी आपका क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। देखिए तो जब बॉडी पे आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स उसी समय अप्लाई नहीं था, वो ओरिजिनल पोजीशन में था, और जब एक्सटर्नल पोजीशन इस पर लग गया तो अब बॉडी आपका क्या हो गया, इस तरह से डिफॉर्म कर गया, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफॉर्म पोजीशन कर देते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ बॉडी पे, तब बॉडी क्या करता है, कुछ डिफॉर्म करेगा, कुछ डिफॉर्म कर रहा है ड्यू टू कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो यह जो डिफॉर्मेशन होता है किसके कारण कर रहा है, कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल के कारण कर रहा है। देखिए दो चीज़ होता है, एक आपका कोहेजन होता है और एक आपका एडहेशन होता है। तो कोहेजन और एडहेशन को जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जान जाइए कि ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये आपका मिल के बना हुआ पार्टिकल से मिल के बना होता है। तो जब ये पार्टिकल आपका बहुत सटा सटा रहता है, पार्टिकल के बीच बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, कोहेजन कह देते हैं। बात समझ में आ गया, कोहेजन कह दिया। मैंने कहने का मतलब है कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन similar thing is known as the कोहेजन। तो उसको क्या कह देते हैं, कोहेजन कह देते हैं। बात समझ में आ गया। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो जो मटेरियल का ही बना हुआ होगा वही मटेरियल का आगे का भी चला होगा, तो सिमिलर थिंग होगा इसमें। तो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो रहा है आपका, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। तो जब आप क्या बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स वगैरह सब के बारे में डिटेल से बताया जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी समझ जाइए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और सब पार्टिकल एक तरह का है, और जिसके बीच में आपका क्या हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है। ई इसको खींच रहा है, ई इसको खींच रहा है, ई इसको खींच रहा है। तो यही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, कोहेजन कह देते हैं। बात समझ में आ गया। तो जब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर थिंग के बीच में हो रहा है वो कोहेजन हो रहा है। तो यह जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन किसके कारण होता है, कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल के कारण होता है। उसका मॉलिक्यूल के बीच में कोहेजन है, अगर टाइट कोहेजन होगा, अगर आपका इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन वो बहुत टाइट होगा तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तब वो छटेगा। अगर छोटा हल्का होगा उसका अट्रैक्शन, तब कम भी एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाएंगे तो वो आपका डिफॉर्म कर जाएगा। तो आपका कोहेजन अगर ज़्यादा होगा तो डिफॉर्मेशन कम होगा, अगर कोहेजन कम होगा तो डिफॉर्मेशन आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो जो आपका डिफॉर्मेशन होता है वह किसके कारण होता है, मॉलिक्यूल के कोहेजन के कारण होता है। आगे देखिए कह रहा है कि द बॉडी रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। तो ये जो आपका कोहेजन हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, उस चीज़ को आपका डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। तो बात समझ में आ गया। कह रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कोई बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करता है, डिफॉर्म करता है, लेकिन ये कोहेजन के कारण आपका क्या करता है, उस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है। अब मान लीजिए कोहेजन क्या हो गया कि फोर्स आपका माने टाइट रहेगा, तो अगर आपका कोहेजन बहुत सटा 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 उसका पार्टिकल रहेगा तो वो आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो अगर मजबूत होगा तो वह आपका डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करेगा, डिफॉर्म नहीं होने देगा ऑब्जेक्ट को। बहुत कम मात्रा में होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल स्ट्रेंथ होगा उतना ही, जितना ज़्यादा मटेरियल उसका पार्टिकल सटा सटा होगा उतना ही ज़्यादा उसका ताकत होगा। तो उतना ही ज़्यादा ताकत होगा तो उतना ही कम अगर डिफॉर्मेशन होगा। तो वही कह रहा है कि जब भी हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे तो बॉडी में क्या होता है, कुछ डिफॉर्मेशन होता है। अब कोहेजन के कारण जो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेजन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन को बॉडी क्या करता है, रेसिस्ट करता है, माने होने नहीं देता है। चलिए, दिस रेसिस्टिंग बाय विच मटेरियल
ऑफ द बॉडी अपोज द डिफॉर्मेशन। तो यही जो रेसिस्ट हो रहा है वह डिफॉर्मेशन को क्या करता है, अपोज करता है, माने उसको रोकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह देते हैं। बात समझ में आ गया कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, कुछ डिफॉर्मेशन होता है, और यही डिफॉर्मेशन को आपको किसके द्वारा रोका जा रहा है, इसके पार्टिकल के कोहेजन के कारण इसका रोक दिया जा रहा है। तो इसमें जो पार्टिकल कोहेजन के कारण जो रेसिस्ट हो रहा है, जो आपका डिफॉर्मेशन को जो अपोज कर रहा है, मतलब नहीं होने दे रहा डिफॉर्मेशन को, तो वही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह देते हैं। तो बॉडी में जितना डिफॉर्मेशन होगा उतना ही कम स्ट्रेंथ होगा, और बॉडी में जितना कम डिफॉर्मेशन होगा वही जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो बात समझ में आ गया कि जब भी कोई बॉडी पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है मटेरियल, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह देते हैं। और यह जो डिफॉर्मेशन अपोज हो रहा है वह आपका किसके कारण हो रहा है, वह आपका कोहेजन के कारण हो रहा है। तो अभी समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। चलिए मेरा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक, व्हाट इज मैकेनिक्स। अगर कोई भी समस्या हो तो हमको आप कमेंट में मेरा मोबाइल नंबर मांग सकते हैं, और वहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, दो तरह का बॉडी होता है, एक रिजिड बॉडी होता है और एक आपका डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है कि आपका बहुत ही कठोर होता है, और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है वो आपका इलोंगेट कर जाता है तुरंत ही। तो जब हम लोग रिजिड बॉडी में अगर हम लोग स्ट्रेंथ पता करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, मैकेनिक्स कह देते हैं। अब अगर हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी में करते हैं तो वह चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका सोम कह देते हैं। तो मैकेनिक्स देखते हैं क्या होता है। देखिए, the branch of physical science that deals with the state of rest or the state of motion is termed as mechanics. In the mechanics, study only rigid body। चलिए, तो कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज मैकेनिक्स। समझ में आ गया कि वस्तु है, यह ऑब्जेक्ट है, तो इसमें आपका रेस्ट कंडीशन में क्या बिहेव करेगा और मोशन कंडीशन में यह क्या बिहेव करेगा, वही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, मैकेनिक्स कह देते हैं। लेकिन जनरली जो मैकेनिक्स होता है उसमें हम लोग सिर्फ किसका बारे में बॉडी बात करते हैं, रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ गया।
तो कहने का मतलब है कि जो आपका रिजिड बॉडी है जिसमें आपका डिफॉर्मेशन नहीं होता है उस चीज़ को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी होता क्या है। अभी फिलहाल इतना समझ जाइए कि रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं कि जिसमें आपका डिफॉर्मेशन नहीं होता है उस चीज़ को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैकेनिक्स वैसा साइंस है जिसमें आपका रिजिड बॉडी का रेस्ट कंडीशन और साथ साथ आपका उसका मोशन कंडीशन के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, रेस्ट के कंडीशन में उसका क्या प्रॉपर्टी होता है और साथ साथ उसका मोशन के कंडीशन में क्या प्रॉपर्टी होता है। इसी के बारे में हम लोग को मैकेनिक्स में पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग का दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, मैकेनिक्स क्या है। अब हम लोग आते हैं तीसरा सब टॉपिक में, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। चलिए अब हम लोग देते हैं व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ rigid bodies gravitational force and simple applied forces the mechanics has grown to the analysis of robotics, aircrafts, etc. is known as इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कह देते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रिजिड बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सिंपल अप्लाइड फोर्स, द मैकेनिक्स हैज ग्रोन टू द एनालिसिस ऑफ रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट्स etc इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कह देते हैं। मैंने हम लोग क्या करते हैं कि रिजिड बॉडी का एनालिसिस करते हैं, किसमें, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ साथ आपका क्या, सिंपल अप्लाइड फोर्स में। तो जो मैकेनिक्स होता है आपका किस में एनालिसिस हो रहा है, रोबोटिक, एयरक्राफ्ट वगैरह इस में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कह देते हैं। अब हम लोग का अगला जो टर्म है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग आने का कोशिश करते हैं। चलिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। चलिए, मेरा जो चौथा टॉपिक है आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक आपका रिजिड बॉडी होता है,  ठीक है, एक आपका
डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। और एक आपका क्या हो जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, ए रिजिड बॉडी का आपका भी टाइप होता है, वो आपका क्या होता है, स्टैटिक्स होता है, और एक आपका क्या होता है, डायनेमिक होता है। बात समझ में आ गया। अब डिफॉर्मेबल बॉडी का भी आपका क्या होता है, 3 टाइप होता है। एक आपका इलास्टिक होता है, एक आपका प्लास्टिक होता है, एक आपका विस्को बॉडी होता है, विस्को बॉडी होता है। और फ्लूइड मैकेनिक का कोई टाइप नहीं होता है। अब देखिए, अब ये डायनेमिक का भी आपका 2 टाइप हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा काइनेमेटिक्स, और एक आपका हो जाएगा काइनेटिक्स। तो ये सब फ्लूइड में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह सब के बारे में। समझ में आ गया। अब विस्को बॉडी का भी आपका क्या होता है, 2 टाइप होता है। एक आपका विस्को इलास्टिक होता है, एक आपका विस्को इलास्टिक होता है, और एक आपका हो जाता है विस्को प्लास्टिक हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है आपका 3 तरह का होता है। एक रिजिड बॉडी के लिए, डिफॉर्मेबल बॉडी, और एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, एक रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, और एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो रिजिड बॉडी में भी 2 गो होता है, एक आपका स्टैटिक्स हो जाता है और एक आपका डायनेमिक हो जाता है। फिर डायनेमिक में भी आपका 2 गो हो जाता है, काइनेमेटिक्स हो जाता है और एक आपका काइनेटिक्स हो जाता है। और फिर डिफॉर्मेबल बॉडी में भी आपका 3 गो हो जाता है, एक इलास्टिक हो जाता है, एक प्लास्टिक हो जाता है, और एक आपका विस्को बॉडी हो जाता है। विस्को बॉडी का भी 2 टाइप होता है, एक विस्को इलास्टिक होता है और एक मेरा विस्को प्लास्टिक हो जाता है। और फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है, तीसरा टाइप। तो ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, और ये मेरा तीसरा हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग एक एक करके उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। तो रिजिड बॉडी के बारे में देखिए, अब रिजिड बॉडी क्या होता है, कठोर। रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर, मतलब पूरा कठोर रहेगा, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। तो रिजिड बॉडी क्या है उसके बारे में अब देखते हैं। ए बॉडी इज considered sorry considered a rigid when by applying load यानी फोर्स एंड मोमेंट चेंज इन डिस्टेंस between the point is negligible। बात समझ में आ गया। चलिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, ए पॉइंट, ए बी पॉइंट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर, ए पॉइंट बी पॉइंट। बिफोर अप्लाइड लोड, और ये आपका हो जाएगा आफ्टर अप्लाइड लोड। चलिए, तो रिजिड बॉडी क्या होता है कि आपका ए बॉडी इज कंसिडर ए रिजिड। एक बॉडी को रिजिड हम लोग तब मानेंगे जब वेन बाय अप्लाइंग लोड, जब हम लोग कोई बॉडी पे लोड अप्लाई कर देते हैं, फोर्स या मोमेंट चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज नेग्लिजिबल। मतलब कोई एक बॉडी है, अगर बॉडी पे अगर हम लोग लोड अप्लाई कर दे रहे हैं, तब लोड या मोमेंट जो भी हो, फोर्स या मोमेंट जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी जो है उसका जो डिस्टेंस हो रहा है दोनों के बॉडी के बीच का, वह आपका क्या हो जा रहा है, नेग्लिजिबल हो जा रहा है, मैंने कुछ नहीं होगा। मैंने कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में ए और बी है, और ए और बी का बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं, फोर्स अप्लाई कर दिए इस पर, जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर दिए, तब फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जो बॉडी के ए और बी का जो डिस्टेंस है वो आपका 2 ही सेंटीमीटर है, यानी नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल करने का मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, लोड अप्लाई करने से पहले और लोड अप्लाई करने के बाद। तो जब लोड अप्लाई करने से पहले 2 सेंटीमीटर है और लोड अप्लाई करने के बाद भी 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो डिस्टेंस हो रहा है, वह आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब वह बॉडी क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गया रिजिड बॉडी। देखिए इसमें क्या है, अब हम लोग नोट पॉइंट देखते हैं। द concept of ideal rigid body is hypothetical, and this hypothesis is made to simplify the calculation। तो जो आपका आइडियल रिजिड बॉडी होता है वह आपका हाइपोथेटिकल होता है, और यह हाइपोथेसिस के कारण ही आपका क्या होता है, कैलकुलेशन करने में सिंप्लीफाई होता है। हाइपोथेटिकल करने का मतलब क्या होता है, आपका नेग्लिजिबल। चलिए, तो जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है आपका क्या है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी बीसी पोर्शन। और ये जो बॉडी है आपका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा, क्योंकि ये सी आपका सी डैश पे पहुंच गया और बी आपका कहाँ पहुंच गया, बी डैश पे पहुंच गया। तो ये आपका डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। ठीक है, अब देखिए
देखिए, तो ए जो है आपका, ए पॉइंट जहाँ है वहीं ए पॉइंट है, बी पॉइंट जहाँ है बी पॉइंट है। तो ये आपका रिजिड बॉडी हो गया, लेकिन जो 1 है वो 1 डैश पे आ गया, जो 2 है वो आपका 2 डैश पे आ गया, ए पॉइंट और ए पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। बात समझ में आ गया। तब रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है उसके बारे में भी समझ गए हैं। तो अब हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, और सोम में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक्स क्या होता है, फिर आपका डायनेमिक्स क्या होता है, फिर डायनेमिक्स का टाइप में क्या है। तो अब इसको डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। ओके।